सर एक बात ये कही जा रही है, आप ये मानते हैं कि जो सरकारी कंपनियों की तरफ से बात कही जा रही है कि 10 रुपये पेट्रोल में, अभी भी 4 रुपये बढ़ाने के बाद भी 10 रुपये के आसपास पेट्रोल में, 13-14 रुपये के आसपास डीजल में अभी भी सरकारी कंपनियों को, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है डेली। आप ये मानते, 750 करोड़ रुपए डेली का, तो आप ये मानते हैं कि यही परिस्थितियां चलती रहीं, बेहतर होने के तो अभी महीने, 1 महीने 2 महीने को, या 4-5 महीने बेहतर होने की तो उम्मीद दिख नहीं रही, तो ये वो 10-12 का जो डेली का नुकसान कंपनियों को हो रहा है लीटर का, धीरे धीरे, होम्योपैथी की गोली मैं कहता हूँ, ये धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा। देखिए, आज की तारीख में मोटा मोटा कंपनियों को 750 करोड़ रुपए का दैनिक घाटा हो रहा है, या अंडर रिकवरी इसको बोलते हैं, घाटा नहीं बोलते। अंडर रिकवरी मतलब पैसा मिल नहीं पा रहा उनको। अब प्रश्न ये होता है, ये वो कंपनियां हैं भारतीय जनता की, मैं सरकार की नहीं बोलता हूँ, जनता की कंपनियां, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जनता इनको ओन करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनका मैंडेट क्या है? इनका मैंडेट ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है, रीढ़ की हड्डी तो तेल है, तेल की अर्थव्यवस्था है भारत की। इनके ऊपर ये मैंडेट है कि हमारे पास तो अपना तेल है नहीं, पर दुनिया में जहाँ भी तेल मिलता है, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक, आप जाइए, खरीदिए और लेकर के आइए और उसको प्रोसेस करिए और उसका वितरण करिए। ये इनको मैंडेट है। अगर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगी, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होगी, तो ये जब नेगोशिएट करने जाते हैं दुनिया भर में तेल लेने के लिए, वहीं जहाँ नोट लेकर के चाइना भी खड़ा हुआ है, जापान भी खड़ा है, कोरिया भी खड़ा है, और आपने उनके साथ compete करना है कि भाई मुझे दो, मेरा पैसा ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसे में फिर ये कैसे कर पाएंगे? तो इन कंपनियों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत इतना ख़राब ना हो जाए कि ये बीमार हो जाए। दूसरी तरफ जो इसके कई तरीके होते हैं, जैसे इनकी अंडर रिकवरी, मान लिया ये कह रहे हैं 750 करोड़ रुपये रोजाना हमारी अंडर रिकवरी है, आम भाषा में बोलो घाटा है इनका। अब इसका तरीका ये होता है, जो पहले हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। पहले सरकार क्या करती थी, इनको ऑयल बॉन्ड इशू करती है। सरकार ने इनको ऑयल बॉन्ड दे दिया। एक ऑयल के बॉन्ड का ये मतलब हुआ, ये पैसा ही है, लेकिन इसको आप 10 साल बाद भुना सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक इस बॉन्ड के एवज में आपको नकद दे देगा और उससे जाके आप तेल खरीदिए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है सरकार ऑयल बॉन्ड के नाम से ना दे, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, है ना, तो ये इसका दूसरा कोई नाम दे दें, लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ जो है, ये जो कंपनियां हैं, इनको जो कहीं ना कहीं जा कर के और जैसे ये पैसा उठा सकती हैं, उसको उठाना पड़ेगा। और साथ साथ जो है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, दोनों को सोचना पड़ेगा कि क्या टैक्सेस और कम करने की गुंजाइश है, क्योंकि जो भी आप पेट्रोल पंप पे जाके पैसा देते हैं, उसका मोटा मोटा लगभग 48 से 50% सरकारों के पास जाता है। केंद्र सरकार पे भी जाता है, राज्य सरकारों पे भी जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा इनको उसको रिविजिट करना पड़ेगा, मतलब टैक्सेस राशनलाइज करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये जो घाटा 12 रुपये 13 रुपये है, ये तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए तेल पॉलिटिकल कमोडिटी है। तेल 90% तेल राजनीति है पूरे विश्व में, और आज नहीं, इतिहास में भी हमेशा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स के देखिए, 70s देखिए, तो उसमें ये कि एकदम 12-13 बढ़ाना तो पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार है, एक बार में तो नहीं, एक बार में। तो मुझे लगता है, बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया कि होम्योपैथी की गोली की तरह आप कभी 90 पैसे बढ़ा दो, कभी 50 पैसे बढ़ा दो। लेकिन मेरा ये अनुमान है, जो मेरा गणित ये कहता है कि 9 रुपये तक तो जाएगा आने वाले 2-1 महीने के अंदर। कुल मिलाकर के जो ये अभी लगभग जो है 3 रुपये 90 पैसे कीमत बढ़ चुकी है, ये धीरे 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 होम्योपैथिक की गोली की तरह ये 9 रुपये तक तो जाएगी। और क्योंकि उसको सरकार, मुझे नहीं लगता कि उसको बचा पाएगी, क्योंकि सरकार कितना पैसा दे पाएगी। बाकी जो है, चाहे वो ओल्ड बॉन्ड, उसका ऑयल बॉन्ड नाम रख दें, किसी ने सरकार को जो है इन कंपनियों के उसमें आना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ देश, मैं सरकार नहीं बोलता, जो भारत गणतंत्र है, एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चीज़ जिससे दुनिया, भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और वो कंपनियां जिन पर जिम्मेदारी है ये कि दुनिया भर से तेल लेके आओ, और उनको तेल लाने के लिए कम्पीट करना पड़ रहा है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ जापान है, एक तरफ कोरिया है, और भी तमाम देश हैं। लोग ये भी कह रहे हैं सर, इस पर थोड़ा बताइएगा मुझे। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हम कच्चे तेल की कीमत एक देख रहे हैं इंडेक्स में कि इतनी है, दरअसल व्यवहारिक रूप से उतनी नहीं है। जो जहाज़ हैं वो भी महंगे हो गए हैं, और वो कंपटीशन की वजह से भी एक्चुअल रेट जो आपको बताया जा रहा है उससे ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। देखिए क्या है कि जो जब आप टेलीविज़न खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, उस पर तेल की कीमत, मान लिया आज अभी
आज की तारीख में लिख करके आ रही है $109 पर बैरल तेल की कीमत है। ठीक। अच्छा, ये वो कीमत है जिस पे कि मतलब फ्यूचर ट्रेड हो रहा है या हेजिंग हो रही है। लेकिन जो तेल की असली कीमत है, जब आप जा रहे हैं अमेरिका के पास, जब आप ब्राज़ील से तेल लेने जा रहे हैं या नाइजीरिया से तेल लेके जा रहे हैं या सऊदी अरब से तेल लेने जा रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई ये दाम होगा कंप्यूटर पे तो आप वहाँ से ले लीजिए, हम तो आपको 120 या 125 से सस्ता नहीं देंगे। और साथ में जब आप समुद्री जहाज आपको चाहिए, हमारे देश का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 93% जो है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो हमारे जो विदेशी जहाज़ों से होता है। आप कल्पना कीजिए, है ना। और तेल का तो 93 से भी ज़्यादा 94% विदेशी जहाज़ों से होता है। अब वहाँ जो भाड़ा है, सबके भाड़े बढ़ गए, सबके भाड़े बढ़ गए। दूसरा क्या है कि पहले आप खाड़ी के देशों से तेल लाते थे, 4 से लेकर के 6 दिन के अंदर वो समुद्री जहाज भारत पहुंच जाता था। आज अब अमेरिका से लाते हैं तो 56 दिन लगते हैं, ब्राज़ील से लाते हैं तो 52 दिन लग रहे हैं आपको, नॉर्वे से आप ला रहे हैं तो आपको 40 दिन लग रहे हैं, रशिया से ला रहे हैं तो 36 दिन आपके लग रहे हैं। तो मानवीय बात है, जो जहाज़ का भाड़ा बढ़ गया। फिर जहाज जो जब इतना बड़ा कार्गो आप लेके चलते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो आप बिना बीमा के तो चलेंगे नहीं। तो बीमा जितने दिन जहाज चल रहा है, और बीमा और सबका पेमेंट डॉलर में, देखिए सबका डॉलर में, तो इसलिए जो है चुनौती बहुत बड़ी है। अच्छा, और दूसरी तरफ ये है कि दुनिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चलती तो तेल पे है। 79.98% जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो फॉसिल फ्यूल पे चलती है, मतलब तेल, गैस और कोयला, इन 3 चीज़ों पे चलती है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए जो चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए जो आप जब कहते हैं, ये जो गुणा भाग जब करते हैं, इस गुणा भाग में तमाम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी हम फैक्टर इन नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मानना है, जब कुछ लोग बोलते हैं भाई तेल पर राजनीति हो रही, तेल पर 90% राजनीति छोड़िए, तेल पे ही युद्ध हो रहे हैं। अगर ईरान के पास तेल नहीं होता, अगर ईरान के पास इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस नहीं होती, या जिनको अमेरिका बचा रहा है, तो टिक नहीं पाता। नहीं, अमेरिका जाता ही नहीं वहाँ। हाँ, ये भी बात है। अमेरिका क्यों जाता है ईरान? उसे युद्ध करने की क्या जरूरत है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा भी लाया तेल की वजह से। वेनेजुएला में, राजीव जी, अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता, अमेरिका देखता नहीं उनकी तरफ। क्या रखा है वेनेजुएला में तेल के बिना? कुछ नहीं है, क्यों जाता वो? और राष्ट्रपति को उठाना, ये सब नाटक करना पड़ा। आज वेनेजुएला की क्या हालत हो गई है? अमेरिकी सरकार के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, और उसमें वेनेजुएला को उन्होंने बताया वो उनका 51st स्टेट, ये 51वां राज्य हमारा, अमेरिका झंडा लगा करके। इससे ज़्यादा तौहीन, बेइज्जती, अपमान किसी भी देश का और क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा तानाशाही किसी देश की क्या हो सकती है? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी है, तानाशाही क्या है? ये तो उससे आगे की बात है। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा के वहां अपना झंडा लगा ले, और आपने पूरी दुनिया चुप है। नहीं, अब देखिए, एक बात सुनिए, देखिए राजीव जी, हमको दुनिया को देखना है। दुनिया इसलिए चुप है कि अमेरिका से कोई, जिसे दिल्ली की भाषा में बोलते हैं, पंगा नहीं लेना चाहता। अमेरिका से आप पंगा लेंगे तो अमेरिका की जो याददाश्त बड़ी तगड़ी है, वो 2 साल बाद भी आपका जो है वो कहीं ना कहीं वो कर देगा। आज किसी देश की ताकत नहीं है, जिसमें चाइना जैसा देश, जिसको अपने को चाइना महाशक्ति बताता है, चाइना की हिम्मत नहीं पड़ती कि अमेरिका के सामने आकर के खड़े होकर के कोई बात करे। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है। ईरान को ये कहा जाता है कि चाइना की वो इकोनॉमिक कॉलोनी है, और अमेरिका जब चाहे जाकर के अमेरिका ने ईरान को ठोका है। चाइना ने कुछ बोला, वक्तव्य डिप्लोमेटिक दे दिया, नहीं करना चाहिए, शांति रखो, बातचीत करो, लेकिन अमेरिका ने क्या एक सैनिक वहाँ भेजा? एक सैनिक या एक पनडुब्बी अपनी भेजी वहाँ पे? नहीं भेजी। क्यों? कि अमेरिका से पंगा चाइना भी नहीं लेना चाहता। तो हकीकत यह है कि अमेरिका जो है वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो इतना पावरफुल है। देखिए, लोग भूल जाते हैं, दुनिया में अगर कोई एक देश है जो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब ऊर्जा के हिसाब से स्वतंत्र है, वो अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक कौन है? अमेरिका है। सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, ये सब कुछ जो है वापस अगर हम खाड़ी के देशों में आते हैं, अगर इस बार जो युद्ध होता है तो वो आर पार का होगा, और आर पार का युद्ध का मतलब ये है कि फिर ईरान को मौका अमेरिका नहीं देगा। और अगर ऐसा होता है, आर पार का युद्ध होता है, ईरान को एक तरह से धराशायी कर दिया जाता है, तो फिर तेल की कीमत 6 महीने बाद तो नहीं, लेकिन 1-1.5 साल के बाद घट करके $60 पर बैरल हो जाएगी, क्योंकि ईरान का तमाम जो तेल है
वो दुनिया के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और ईरान का जो वहाँ पे पश्चिम की कंपनियाँ तमाम वहाँ पे अंदर घुस जाएंगी, तेल का उत्पादन करेंगे, क्योंकि तेल के तो भारी भंडार है। और आसपास जितनी भी इनस्टेबिलिटी चल रही है कुल मिला करके वो भी हो जाएगा। हमने पिछले दिनों देखा, हमारे प्रधानमंत्री भी अबू धाबी गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो तेल का बड़ा उत्पादक है, उन्होंने ओपेक को छोड़ दिया कि हम ओपेक के मेंबर नहीं रहना चाहते। इसका मतलब यह है कि वो तेल का बड़ा उत्पादन करना चाहते हैं। और एक उन्होंने और बात करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में 1.5 साल के अंदर 5 मिलियन बैरल्स तेल का रोज उत्पादन करेंगे। अभी वो 3.6 मिलियन है। और उन्होंने कहा है कि हमारी भारत चाहे तो हम ऐसी संधि कर सकते हैं कि हम आपको कभी ऊर्जा की सुरक्षा, मतलब तेल की किल्लत अभी ना हो। चर्चाएं होने लगी हैं कि भाई वहाँ से फुजैरा से लेके और ओमान को जोड़ते हुए भारत के समंदर के नीचे 2 पाइपलाइन बना दी जाएं, एक गैस के लिए और एक तेल के लिए। तो बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन अभी आज की तारीख में कीमतों को लेकर के चिंता समझ में आती है। लेकिन मेरा ये कहना होगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करिए। लेकिन यह है कि जैसे घर में कभी किसी चीज़ को दिक्कत आती है या गांव में आती है, वो तो लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है ये चीज़ कम लेंगे, ये चीज़ कम लेंगे। और दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं बच्चा छोटा था, स्कूल में था, मैंने देखा था कैसे कैसे हमारे यानी शादियों में 30 से ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहिए, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी भारत देख चुका है। तो ऐसा नहीं, कोरोना आया था उसमें भी देखा था हमने। हाँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कोरोना। अब कई जो अर्थशास्त्री यूरोप में इसको पता है क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एनर्जी कोरोना, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं इकोनॉमिक कोविड, है ना, तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्थिति जो है वो जो है, चिंता अगर आप चिंतित हैं तो लाजमी है। सर मेरा ये है, पीछे जो सरकार समर्थक लोग हैं, ये जो तेल के दाम बढ़े तो वो कहने लगे कि 2022 में तेल का दाम बढ़ा था, 4 साल हमने नहीं बढ़ाया, अब जाके बढ़ा है, हमने जनता को राहत दी। जो इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा हुई थी, आपने तुरंत बढ़ा दिया। इन 3 सालों में तो कच्चे तेल की कीमतें नीचे थी, लेकिन आपने कभी दाम कम नहीं किया, जनता को उसी रेट पर देते रहे और फिर तेल के दाम बढ़े। आप तेल के दाम बढ़े तो बढ़ाएं, घटे तो घटाएं भी, जैसे दुनिया के बहुत सारे विकसित देश करते हैं। इस पर आपका नहीं, कानून क्या है? कानून तो ये है कि पेट्रोल और डीजल तो डीकंट्रोल्ड हैं, सरकार की कोई भूमिका नहीं है जी। ये तो 2010 में 2010 में पेट्रोल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डीकंट्रोल कर दिया था, और 2014 जुलाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डीजल को डीकंट्रोल कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिकली इतनी सेंसिटिव कमोडिटी होती हैं। अमेरिका इसी तेल के लिए जाकर के उसने सद्दाम हुसैन को मार दिया था, कर्नल गद्दाफी को मार दिया था। तो देखिए, ये जहाँ तक तेल की जो बात है ना, फिर राजनीति किसी भी सीमा तक जाती है। और दूसरी बात, जो लोग वक्तव्य देते हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि तेल जो है वो सबसे डायनेमिक कमोडिटी है। आज के जो हालात हैं, आज के हालात अलग हैं, इसलिए इससे तुलना करना है कि 20 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 7 में ये हुआ, वो आप बहस के लिए करते रहिए, लेकिन दरअसल उसका कोई बुनियाद होती नहीं है। हकीकत ये है कि जो आप देखिए, 80 दिन से युद्ध चल रहा है। आज से 70 दिन पहले मैं भी उसमें शामिल था। हम ये कहते थे तेल की कीमत यार 170 जा सकती है, डर था। टीवी पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर सोच रहे थे। हमने ये सोचा नहीं था कि तेल की किल्लत के बावजूद जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, नॉन गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, वो दुनिया में इतनी सप्लाई तेल की कर पाएंगे। हमने नहीं सोचा था। या तेल को लेकर के चिंता बहुत होगी, लेकिन पैनिक नहीं होगा। आज पैनिक नहीं है। ये लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका उत्पादन बढ़ा रहा है, ब्राज़ील बढ़ा रहा है, गोयाना से ले लो, भारत भी यही कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के यही वजह, तो हमने नहीं सोचा। तो ये ऑयल इज़ ए वेरी डायनेमिक कमोडिटी, ये हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन 2 चीज़ें बस आपसे मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि चिंतित आप हैं तो समझ में आता है, पैनिक मत करिए। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि साथ साथ आप जो भी करते हैं, ध्यान रखिए कि जो हो रहा है, अभी हमारी निर्भरता दुनिया की तेल पे 20 साल कम होने वाली नहीं है। आपके सामने जो भी ऑल्टरनेटिव दिखता है, बिजली है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोगैस है, अगर आप वहाँ आपकी एक्सेस है और आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचते रहिए, आपके भी हित में है और देश के भी हित में है। आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं दूसरी जगह।